So far we have done calculations of radius, velocity. Now we will calculate energy according to the Bohr's model. So total energy associated with an electron is actually the sum of kinetic and potential energy. ठीक है, तो हमने क्या करना है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है. तो कहाँ से फाइंड करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल और फिर दोनों को सम अप करके दैट गिव्स यू द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन. नाउ सी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एनर्जीज एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन के साथ, जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो हमने कौन सी एनर्जी बताई थी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. तो जो फोर्स एसोसिएटेड है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और दोनों ही फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं. तो ये जो हमने एक एक्सप्रेशन किया था, यहाँ से हम क्या करेंगे, mv² की वैल्यू निकाल लेंगे. नाउ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² and mv² from this expression is equal to mv² is equal to, हमने r कैंसिल किया तो क्या बच गया, kZe² अपॉन r. ठीक है, जब दोनों फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो यहाँ से हमारे पास mv² का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ Zn/r. तो kZe² अपॉन r. Now substituting this in the kinetic energy expression. So mv² is equal to kZe² upon r. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी को एटॉमिक नंबर और रेडियस की टर्म्स में एनालाइज कर रहे हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ kZe² upon r. ठीक है, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम. Now the second one is potential energy. So potential energy is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance between the charged particles. अब यहाँ पर जो Q1 है that is the charge on nucleus. Charge on nucleus हम कैसे निकालते हैं, number of protons that is Z into charge of proton that is E. तो Z into E, this gives us the total charge of nucleus. ठीक है, तो Z इंटू E. देन सेकेंड क्या है, Q2 क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज -E एंड डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज R. तो यहाँ पर जब हम एनर्जी ले रहे हैं तो साइन कंसिडर करना है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -kZe² अपॉन R. So potential energy as well as kinetic energy is inversely proportional to R. So हमने क्या किया, एक बेसिक एक्सप्रेशन से potential और kinetic energy फाइंड किया in terms of Z and R. So these are the two expressions. अब kinetic energy is inversely proportional to R from the formula. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है, as we are going away from the nucleus, रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स इट शुड डिक्रीज. सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ साइन है नेगेटिव, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ r. ये ध्यान रखना है. ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज, बट नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज कर रही है. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है साइन का. यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, सो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. सो एज द रेडियस इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, मीनिंग एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे एंड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बट इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक है, सो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है. दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी. लेकिन काइनेटिक एनर्जी में वी डोंट हैव एनी नेगेटिव साइन, इन पोटेंशियल एनर्जी दिस अ नेगेटिव साइन. सो डोंट फॉरगेट टू कंसिडर द नेगेटिव साइन. राइट, तो यहाँ नेगेटिव है, रेडियस बढ़ेगा
तो नेगेटिव ओवरऑल वैल्यू कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। रेडियस इंक्रीज होने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो दोनों को सम अप करेंगे in order to find the total energy, kinetic plus potential. So sum up करके देखो what is the total energy. Kinetic energy is half kZe square upon r and potential energy is minus kZe square by r. तो कितना आ जाएगा, हाफ माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ k Ze square upon r. Now what is this? This is the total energy. Total energy associated with an electron. Right? So now this is very important. अब यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन बिफोर गोइंग फर्दर, और हम जैसे हमें रेडियस को सब्स्टिट्यूट करना है और फिर वहाँ से टोटल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट. But before that, let's just compare the potential and the total energy. अगर हम compare करें potential to total, so क्या relationship है? Potential energy to total energy का ratio अगर हम find करें, तो potential energy is minus k Ze square by r, minus k Ze square by r. ठीक है. एंड व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की जगह हम ये पुट करेंगे, सो दैट इज माइनस हाफ के Ze स्क्वायर अपॉन आर. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस के Ze स्क्वायर माइनस के Ze स्क्वायर कैंसल्स आउट, आर ऑल्सो कैंसल्स आउट, 2 को ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव ऑल्सो कैंसल्स आउट. सो द रेशियो इज 2:1. So potential energy to total energy ratio is 2:1, which means that potential energy is twice of total energy. This is important relation. Potential energy is the twice of total energy. So if we know the total energy associated with an electron, तो वहाँ से हम potential energy find कर सकते हैं. It will be twice of the total energy. Similarly, if we find the ratio of kinetic to total, then what is the ratio? Equal to kinetic energy to total energy. Kinetic energy is half k Ze square by r and total energy is minus half k Ze square by r. So सिर्फ साइन बचेगा, के Ze स्क्वायर अपॉन 2r कैंसल्स आउट. व्हाट आर वी लेफ्ट विद, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज 1:1 बट नेगेटिव साइन. ठीक है, मीनिंग काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. ठीक है, तो अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. सो जो भी टोटल एनर्जी है उसका नेगेटिव लेंगे, दैट विल गिव यू द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं, देखो टोटल एनर्जी वर्सेस आर, हमने पहले पोटेंशियल और काइनेटिक को कंपेयर किया. सो टोटल एनर्जी कैन आल्सो बी कंपेयर्ड विद रेडियस. टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, है ना, नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/r, मीनिंग अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी, बट नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है, विच मीन्स द टोटल एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज. सो एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसका रेडियस क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रेडियस इंक्रीज कर रहा है. अब रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है En या Te, दैट विल ऑल्सो
increase. So close to the nucleus the energy of electron is minimum, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अवे जाता है from the nucleus the total energy also increases. ठीक है, close to the nucleus electron has minimum energy, और जितना वो अवे जाता है न्यूक्लियस से उतना उसका टोटल एनर्जी इंक्रीज करता है. राइट, देखो टोटल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल इज ट्वाइस ऑफ टोटल, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा. बट काइनेटिक इज नेगेटिव ऑफ टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑपोजिट होगा. ठीक है, नेगेटिव है, सो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. सो एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे एंड अवे, total energy increases, potential also increases, but kinetic decreases. तो हमने कल पढ़ा था velocity, kinetic energy is half mv square. kinetic energy decrease कर रहा है और velocity भी directly proportional है, तो velocity of electron also decreases as we move away from the nucleus. ठीक है, तो velocity भी decrease करता है as we move away. So you can relate it with kinetic energy. Okay. Now let's calculate the total energy. So हमने क्या लिखा अभी expression? Total energy is minus half k z square upon 2r. Now we will substitute the expression of radius that we calculated earlier. R is equal to n square h square upon 4 pi square m k z square. Now substituting the value of R in the total energy expression, we get total energy is equal to minus half k z square. R की जगह पर हम ये एक्सप्रेशन पुट कर रहे हैं, तो R की जगह पे आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर. n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर. ये हमने किसकी जगह पुट किया? R की जगह पर. नाउ कैंसिल द कॉमन टर्म्स, जो भी कॉमन टर्म्स उनको कैंसिल कर लें. सो क्या है कॉमन? Nothing is getting cancelled, है ना? सिर्फ 2 times 4, n स्क्वायर h स्क्वायर रिपीट नहीं हो रहा है. सो अब इसको सम अप कर लो, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 2, k इज ट्वाइस, तो k स्क्वायर हो जाएगा. z भी 2 बार है, तो z स्क्वायर. e स्क्वायर 2 बार है, तो e रेज़ टू पावर 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, अपॉन, ठीक है, पाई स्क्वायर m. बाकी k हमने डबल कर दिया जेड ई, सो के जेड ई और के जेड ई हमने यहाँ पर डबल कर लिया, बाकी बचा पाई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ. जस्ट गो थ्रू. ठीक है, तो हमारे पास ये इसका एक्सप्रेशन आ गया. k इंटू के कैन बी रिटन एज अनदर कांस्टेंट k डैश. ठीक है, k डैश के टर्म्स में लिख सकते हैं. अब टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? सो आफ्टर वी पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स, सो व्हाट आर द कांस्टेंट्स इन द एक्सप्रेशन? क्या क्या कांस्टेंट्स है हमारे पास? k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h is also Planck's constant. So total energy is equal to, so after we substitute all the constants, we get minus 13.6 into z और n वेरिएबल है, तो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. अब ये जो वैल्यू होती है, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम. ठीक है, ध्यान रखना है.
according to the unit. The value is in electron volt per atom. So substituting all the constants, we get this value. ठीक है? So total energy को हम ऐसे भी लिखते हैं, energy of the nth orbit. We can write it like this: minus 13.6 into z square upon n square, and the unit is electron volts per atom. ठीक है, फिर अगर हम इसको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ यू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स, हाउ मच इज दिस? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? जूल्स में जो वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। अब पर एटम है, एटम को अगर हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल्स में कन्वर्ट कर दिया और एटम को मोल में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर किलो जूल्स पर मोल में करना है तो जूल्स है डिवाइड बाय 1000, किलो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और पर मोल, ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट एज 96.5 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, either you can remember the direct conversion or you can remember the steps. 1 electron volt is 1.602 into 10 to the power minus 19 joules. Atom कितना होता है? 1 per atom है ना? 1 atom is 1 upon Avogadro's number of moles. तो यहाँ से फिर ये जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट किया पर मोल, so 1 electron volt per atom is 96.5 kilojoules per mole. Similarly, अगर हम इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को किलो कैलोरीज पर मोल में, so 1 electron volt per atom is 23 किलो कैलोरीज पर मोल। तो जूल और इसका कन्वर्जन आप याद रख सकते हो, कैलोरी एंड जूल्स। 1 calorie is 4.184, ठीक है, या 4.2 अप्रोक्सीमेटली। सो 1 calorie is 4.18 joules. सो यहाँ पर जूल्स कैलोरीज का कन्वर्जन कर सकते हैं एंड देन वी कैन कन्वर्ट किलो जूल्स इनटू किलो कैलोरीज। ठीक है, 1 calorie is equal to 4.2 joules अप्रोक्सीमेटली, 4.184 या 4.2 joules अप्रोक्सीमेटली, और 23 किलो कैलोरीज पर मोल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल्स पर मोल, और इट इज इक्वल टू 23 किलो कैलोरीज पर मोल। Okay, now see the kind of questions asked. Find the total energy of an electron present in case 1, first orbit of hydrogen atom, ठीक है, second orbit of helium
1 positive atom, third orbit. अब ये सीधा थर्ड ऑर्बिट की जगह आपको एक्साइटेड स्टेट की टर्म्स में दे सकते हैं, ठीक है. दे मे गिव यू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, 2 पॉजिटिव एटम. लाइकवाइज एक और कर लेते हैं, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, 3 पॉजिटिव आयन. Okay, so find out the total energy of an electron present in the first orbit of hydrogen, second orbit of helium, third orbit of lithium 2 positive, and the fourth orbit of beryllium 3 positive ion. So quickly find out the values. ओके, सो क्या वैल्यू आ रही है? देखो, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इज, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ले रहे हैं, 13.6 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर. दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम. सॉरी, उल्टा लिख दिया, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. ठीक है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम. Now see first orbit. So for the first orbit, case 1, first orbit के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू? -13.6. Z का वैल्यू क्या है? हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर इज 1, ऑर्बिट इज ऑल्सो 1, फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक है, सो द वैल्यू इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम. नाउ फॉर द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, सो दिस विल बिकम 2 स्क्वायर एंड ऑर्बिट भी सेकेंड है तो n का वैल्यू भी 2 रहेगा, सो दिस आल्सो बिकम्स 2 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर कैंसल्स आउट, अगेन वी गेट द सेम वैल्यू. लाइकवाइज अगर हम एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकाल रहे हैं लिथियम का, सो -13.6 इंटू लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3, सो 3 स्क्वायर, ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड, सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3. So again 3 square, so 3 square cancels out, again we get -13.6. Similarly for the fourth orbit of beryllium atomic number is 4 and orbit भी 4 है, तो 4 square cancel हो जाएगा, -13.6. So all of these 4 cases have the same value of energy. तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? They'll give you the energy of maybe second orbit of helium 1 positive and they'll ask you कि किसका एनर्जी सेम है. जितना सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन का एनर्जी है उसके जैसा एनर्जी किस और केस में है. ठीक है, सो आपने सिंपल यू स्टार्ट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z एंड n एंड स्क्वायर इट अप. तो स्क्वायर ऑफ z एंड n, वहां से टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं. सो ऑल द 4 केसेस हैव द सेम एनर्जी. ठीक है, चारों केसेस में फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, थर्ड ऑफ लिथियम, फोर्थ ऑफ बेरिलियम,
ऑल ऑफ देम हैव सिमिलर एनर्जी। ठीक है। अच्छा, एनर्जी में अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जगह पर जूल्स पर एटम दिया हो, है ना, समटाइम्स द एनर्जी वैल्यू मे बी गिवन इन जूल्स, सो it is taken as minus 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल्स पर एटम, है ना, इंटू बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट जो है इसकी जगह पर z square upon n square, this value is in joules per atom, ठीक है, minus 2.18। तो यहां से याद रख सकते हो, यहाँ 18 है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वी हैव 18 और पावर में भी 18 है, ठीक है, और यही सेम वैल्यू 2.18 हमारा वेलोसिटी में भी आता है। तो वेलोसिटी में भी जो कांस्टेंट है दैट इज 2.18 इंटू 10⁸ है वहां पर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर 2.18 है, एनर्जी का साइन भी नेगेटिव है और पावर भी नेगेटिव है, ठीक है। सो 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 if the energy is asked in joules per atom। और अगर आपको किलो जूल्स की जगह किलो जूल्स है, एटम की जगह मोल है, तो 1312 दिया होगा, ठीक है। तो उस केस में द वैल्यू इज 13 याद रख सकते हो या 1312। सो माइनस 1312 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, जूल्स की जगह किलो जूल्स, एटम की जगह मोल। So then the value is this minus 1312, the value of constant, है ना, बाकी तो वेरिएबल रहेगा z और n, कांस्टेंट का वैल्यू कितना लेंगे 1312 इन किलो जूल्स पर मोल। फिर 313.6, this value is in किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। जूल्स की जगह अगर कैलोरीज है तो जो कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है दैट इज 313.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं सारा वैल्यूज याद रखो, पर थोड़ा सा आप ऐसे टेंटेटिव से याद रख सकते हो। कैसे, देखो जो हमारा पहला है ना, एक तो ये इंपॉर्टेंट है जूल्स वाला, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। 13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। ना यहाँ पर 13 बहुत ज्यादा है, ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और जूल्स वाली, बाकी इतना ज्यादा यूजुअली पूछते नहीं है, बट स्टिल यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दिस। से यहाँ पर 136 आ रहा है ना, 13.6, तो यहाँ पर भी 13.6 है, बस इसके आगे 3 लगाना है। सो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला वैल्यू है, द सेम वैल्यू वी हैव हियर 13.6, बस उसके आगे 3 लगा दिया तो वो वैल्यू आ जाएगी किलो कैलोरीज पर मोल में। और जो आपके पास ये 13 वाला वैल्यू है, 13 के साथ 12 लगा दिया, ठीक है, विदाउट एनी डेसिमल। सो 13.6 है, इसके आगे 3 लगता है तो किलो कैलोरीज वाला वैल्यू है, और 13 के बाद 12 लगता है तो इट इज किलो जूल्स पर मोल। सो 13 से रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। इसके आगे 3 लगाया तो किलो कैलोरीज आ जाएगा, इस 13 के बाद 12 लगाया तो किलो जूल्स पर मोल। और ये वैल्यू आप वेलोसिटी से याद रखो, वेलोसिटी में भी 2.18 होता है, यहाँ पर भी है, यहाँ नेगेटिव साइन है और पावर भी नेगेटिव है, and the power has the same value as the value after the decimal place, ठीक है। So you can remember few of them, तो ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये क्या फाइंड किया, सारे जो एक्सप्रेशन है ये सब है टोटल एनर्जी के, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला पर्टिकुलरली हम ज्यादा यूज करेंगे, जूल्स वाला ये दो तो याद रखने ही है। और अब अगर टोटल एनर्जी हमने फाइंड कर लिया है एंड दे आस्क यू द पोटेंशियल और द काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपली क्या करेंगे, सपोज वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सेम केस फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम,
अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास जो टोटल एनर्जी आया दैट वाज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम. नाउ वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सेम ऑर्बिट. ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिट. तो जो टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है जस्ट ट्वाइस ऑफ दैट. सो ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी दैट इज -13.6. ये किस में आएगी वैल्यू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में. ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस गिव्स यू द पोटेंशियल एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव ऑफ टोटल. सो 13.6 है नेगेटिव, इसका नेगेटिव करेंगे. -13.6 का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव 13.6. सो काइनेटिक एनर्जी इज positive 13.6 electron volts per atom, whereas your potential will be negative. ठीक है, negative 27.2 electron volt per atom. So आपने क्या करना है? From the formulas find the total energy. From the total energy find potential and kinetic. Twice of total energy gives you potential energy. ठीक है, twice of total energy gives us the potential and negative of total gives us the kinetic energy. Just go through. Now the next question is based on the Bohr's concept, energy of absorption, energy of emission. So write down a question. An electron in hydrogen atom is excited from ground state to second excited state. Electron in hydrogen atom is excited from ground state to second excited state. Calculate the energy of photon required. Calculate, or we can find the energy of photon required. ठीक है, this is one way the question can be asked. या फिर ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके जा रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, है ना. तो कितना एनर्जी चाहिए? व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड फॉर दिस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, राइट? और दे मे आस्क यू इंस्टेड ऑफ एनर्जी द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. ठीक है, सो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड. सो आइदर दे मे आस्क यू एनर्जी और दे मे आस्क यू द वेवलेंथ. अब इसमें देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है. जैसे ये दो डिफरेंट लेवल्स है. ठीक है, ग्राउंड स्टेट मींस कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? N1 में. ग्राउंड स्टेट इज द फर्स्ट लेवल क्लोज टू द न्यूक्लियस. सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट. अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस N equals to 2. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मींस N equals to 3. अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्राउंड स्टेट में है और उसने यहाँ थर्ड स्टेट में जाना है. ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाना है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट. तो क्या है, उसको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ जाना है
वो एनर्जी उसको कहाँ से मिल रहा है? वो एनर्जी मिल रहा है उसको फोटॉन से, राइट, फ्रॉम रेडिएशंस। तो जब रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करेगा, फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेगा, इट विल गेट सफिशिएंट एनर्जी टू मूव इनटू द थर्ड लेवल। बीच में कहीं नहीं रह सकता, या तो फर्स्ट लेवल में रहेगा या सेकेंड या थर्ड। सो इट कैन नॉट हैव एनी पॉसिबल वैल्यूज। ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी बीच में प्रेजेंट होगा। आइदर इट मे बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट लेवल, सफिशिएंट एनर्जी है तो सेकेंड, अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो थर्ड चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो फोटोन वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स, राइट। अब उसको फर्स्ट से थर्ड लेवल में जाना है, तो जितना डिफरेंस है एनर्जीज का इन दोनों लेवल्स का, उतना एनर्जी शुड एब्सॉर्ब। सो एनर्जी ऑफ द फोटोन मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स। सपोज थर्ड लेवल का एनर्जी 30 है, फर्स्ट का 10 है, तो कितना एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा यहाँ जाने के लिए? 30 माइनस 10 दैट इज 20। तो जितना उसको एब्सॉर्ब करना है यहाँ जाने के लिए, उतना ही एनर्जी फोटोन से मिलना भी चाहिए। ठीक है, मीनिंग डेल्टा E, that is the difference of these two levels, E3 minus E1. This delta E is equal to h nu. जितना एनर्जी उसको यहाँ पर जाने में लग रहा है, that is difference of two levels, and the same energy is absorbed from the photon. So photon का एनर्जी भी इतना ही होना चाहिए। So हम photon का एनर्जी कैसे लिखते हैं? h nu. So this energy should be equal to the energy of photon which is absorbed. So delta E is also equal to h nu. ठीक है, तो यहाँ से हमने डेल्टा E फाइंड किया, डिफरेंस ऑफ टू लेवल से। फिर वहां से हम उसका एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं, डेल्टा E। और अगर हमें वेवलेंथ पूछा है, सो h nu और hc बाय लैम्डा वी कैन यूज। सो डेल्टा E हमें पता होगा, सेम एनर्जी फोटोन का एब्जॉर्ब हुआ है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है ये? अच्छा, अब अगर ये अदर वे राउंड होता कि इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे है एंड इट इज गेटिंग डी एक्साइटेड और इट इज कमिंग टू द ग्राउंड लेवल, सो अगेन हायर स्टेट से जब वो लोअर स्टेट में आ रहा है, तब भी वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, है ना। इट गिव्स आउट एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ओनली। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल है, बिकॉज उसको थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पे आना है, तो जितना एनर्जी वो लूज कर रहा है, दैट ऑल्सो इट लूजेस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशंस कितना होगा? जितना डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स है। सो अगेन एनर्जी ऑफ एमिशन इज डेल्टा ई विच इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू लेवल्स, एंड बिकॉज एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, पर एनर्जी पर फोटॉन विल बी एच न्यू। सो वी कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट जो एब्जॉर्प्शन के लिए है, वही एमिशन के लिए। सो वेदर एन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, वेदर एन इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्बिंग अ फोटोन, एनर्जी फ्रॉम फोटोन, या वो लूज कर रहा है, दोनों ही केसेस में हम उसको फोटोन की एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। देखो एक बार, इफ इट इज क्लियर। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? सो सी फर्स्ट आई फाइंड आउट डेल्टा ई, है ना। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू ग्राउंड टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दैट इज N3. सो E3 माइनस E1। अब एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या है? माइनस 13.6 इंटू हाइड्रोजन है, तो Z इज 1, N स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा। E1 तो हमें पता है माइनस 13.6, ग्राउंड स्टेट है तो 1। ठीक है, सो E1 हमारे पास माइनस 13.6 है और E3 है माइनस 13.6 बाई 9। सो दिस विल बी माइनस 13.6 बाई 9 माइनस 13.6। सो टेक 13.6 कॉमन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा?
13.6 इंटू 8/9 है ना, इतना अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आ गया डेल्टा ई का। अब इसको रिलेट करना है वेवलेंथ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। नाउ सी दिस वैल्यू इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमने एच सी का एक वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ऑलरेडी स्टडी किया है। व्हाट इज दैट, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। सो वेवलेंथ कहाँ किस में आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होता है एच सी का वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। सो वेवलेंथ हैज टू बी कैलकुलेटेड इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, है ना, सेम यूनिट्स में आएगा। और इस तरफ डेल्टा ई हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है। सो 13.6 इंटू 8/9 एंड दिस साइड वी हैव 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में निकाल सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितना भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही एनर्जी उसने फोटोन से एब्जॉर्ब किया, तो सेम एनर्जी फोटोन का है, तो हम रिलेट कर सकते हैं। और जितना एनर्जी उसको एमिशन के लिए चाहिए फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट लेवल, अगर उसे थर्ड टू फर्स्ट लेवल आना है तो जितना भी एनर्जी वो एमिट करेगा द सेम एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो जितना उसको थर्ड से फर्स्ट लेवल में आने के लिए एनर्जी लूज करना है, द सेम डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स गिव्स यू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स एमिटेड। ठीक है, तो डायरेक्टली वहां से फोटॉन्स का एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। Just see if it is clear. Okay, now the next important concept of related to Bohr's concept is the time period and frequency. Time period T is the time taken to complete one revolution around the nucleus. So how do we define time period? It is the time taken to complete, time taken by the electron to complete one revolution around the nucleus. ठीक है, now this time period T is equal to distance traveled upon velocity। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइम लग रहा है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए अराउंड न्यूक्लियस, दैट इज द टाइम पीरियड डिनोटेड बाय T। So time period is distance traveled upon velocity. So what is the total distance traveled by the electron? Assuming the path to be circular, the distance traveled is equal to the circumference of the circle. ठीक है, distance traveled किसके equal है, circumference of the circle, that is 2 pi r and velocity हम ले लेंगे v. So time period का formula क्या आ गया, 2 pi r by v. v here stands for the velocity. Next is orbital frequency. So frequency is defined as the number of revolutions made by the electron in 1 second. Number of revolutions per second. So orbital frequency is just the reciprocal of time period. Orbital frequency क्या है, number of revolutions made by the electron in a particular shell, by an electron in a particular shell in 1 second. In a particular shell in
1 सेकेंड, है ना, तो जनरली वी से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। हाउ? सी, हमने यहाँ पर बोला टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर t सेकेंड्स में वो 1 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकेंड्स में कितना करेगा, 1/t रेवोल्यूशंस, है ना। सो t, कैपिटल T इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो t, कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड t सेकेंड्स में वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, सो 1 सेकेंड में इट विल कंप्लीट 1/t, और जो भी रेवोल्यूशंस 1 सेकेंड में हो रहे हैं दैट इज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड इज 1/t, so that represents orbital frequency. So simply orbital frequency is reciprocal of the time period. तो इसी का टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उसी को रिवर्स करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा v/2πr, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ इसको रिलेट करना है z और n के साथ। अब रेडियस का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने किया है ना। सी, तो वी जस्ट रिलेट द रेडियस एंड वेलोसिटी एक्सप्रेशन। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। नाउ वी नो दैट रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ऑर्बिटल रेडियस किसके, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट is directly proportional to z and inversely proportional to n, ठीक है। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उल्टा लिख दिया मैंने, z/n इज वेलोसिटी, z/n, और ये होता है n²/z, राइट। अब हमने यहाँ रेडियस और वेलोसिटी को रिलेट किया। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू n²/z। वेलोसिटी इज, जो कांस्टेंट होता है v0 इंटू z/n, ठीक है। तो रेडियस और वेलोसिटी यहाँ पुट कर रहे हैं हम। आप पूरा एक्सप्रेशन भी ले सकते हो या डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। सो n³ हो जाएगा और z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, रेडियस का एक्सप्रेशन पुट किया वेलोसिटी का। सो 2π रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 0.529 इंटू n²/z, और वेलोसिटी का कांस्टेंट होता है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z/n, ठीक है। ऑल्दो दिस इज इन centimeters per second and this value is in angstrom, so obviously we have to convert that. So we are not going for the conversions, we are just focusing on the n part and the z part, ठीक है। तो कांस्टेंट्स को सेम यूनिट्स में लेकर यहाँ से भी कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, but not required, you can just focus on the n and z. So क्या आ रहा है, n का क्यूब z का स्क्वायर। So time period is directly proportional to r, inversely to v, and r is directly proportional to n²/z, velocity is directly proportional to z/n। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है n³/z², ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं टाइम पीरियड्स को, तो जनरली क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कंपैरिजन ऑफ टाइम पीरियड्स t1/t2, तो क्या हो जाएगा, t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1³ into t2 will be proportional to n2³ समझ आ रहा है। t is directly proportional to n³/z² and similarly t2 will be n2⁵/z2²। So we can compare the time periods like this.
जो कांस्टेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा जब भी हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं. And frequency will be just the reverse. If time period is n cube by z square, frequency will be proportional to z square by n cube. Just the reciprocal of time period. हाँ, समझ में आ रहा है ये? Is this clear? वैसे तो हम एक्चुअल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं. We can actually substitute the value of radius. जैसे हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला निकाला, तो इसमें हम यहाँ पर रेडियस का एक्सप्रेशन n स्क्वायर h स्क्वायर पुट करके we can actually solve it and get a final expression for frequency. Same way for time period we can get an expression. फिर वहाँ constants को solve करके finally फिर यही आएगा, है ना. लेकिन डायरेक्टली भी आप एनालाइज कर सकते हो रेडियस और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से. सो आइदर अगर आपने करना है तो आप क्या कर सकते हो, हमने ऑलरेडी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया हुआ है, रेडियस का एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड. यू सब्स्टिट्यूट वेलोसिटी एंड रेडियस एक्सप्रेशन एंड देन यू विल गेट अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी. तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वहां पर आप देख सकते हो कि z और n का क्या रिलेशन है. तो ये रिलेशन आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली टू n क्यूब. z इज योर एटॉमिक नंबर and n is your shell number. ठीक है, so you can do that. You can substitute velocity and radius and get an expression. Same way with the time period. चलो rest will continue in the next class. So just go through the Bohr's concept. It is very important, है ना. तो जितने भी expressions किया उनको एक बार revise करना.